गाइस, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। अच्छा, तो ये वीडियो है गेट एनालिसिस के बारे में। डेवलपमेंट कैसे होती है गेट की और एनालिसिस की होती कैसे होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मज़ा आएगा इस टॉपिक में। तो सबसे पहले गेट की डेवलपमेंट और फिर एनालिसिस पे बात करेंगे। तो डेवलपमेंट गेट की जब हो रही होती है तो इसमें दो मेन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा जो है बायोमैकेनिकल फैक्टर। ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल और बायोमैकेनिकल कैसे, जब आपने चलना होता है तो चलने के लिए एक तो आपको न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सही होना चाहिए। आपका दिमाग जब सही काम करेगा, स्पाइनल कॉर्ड नर्व सही काम करेगी, आपकी मसल्स को इनर्वेशन सही जाएगी, तो क्या होगा? मूवमेंट पॉसिबल होगी। दूसरा, ठीक है, ब्रेन तो आ गया आपके पास, लेकिन उसके लिए आपका बॉडी का भी सही होना ज़रूरी है। अगर बॉडी आपकी सही है, आपके बोन सही है, आपके जॉइंट सही है, आप चल मतलब मूवमेंट उस पर पॉसिबल है, तो फिर मूवमेंट होगी। तो बायोमैकेनिकल फैक्टर एंड न्यूरोलॉजिकल दोनों फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं। इसके बाद बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ वॉकिंग और रिफाइनमेंट ऑफ गेट बाय एज, कि एज के साथ साथ गेट कैसे अच्छा होता है बच्चे से लेके बड़े तक। तो इसमें बड़े मज़े की वॉइस है, आप लोग सुने, एक बंदे ने गाया, गाना गाया हुआ है, आवाज़ आप लोगों को आ रही है। चलो आगे जाते हैं, ज़्यादा नहीं सुनते गाना। अच्छा, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स में कौन से? अगर इंटेक्ट न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है तो मोटर कंट्रोल अच्छा होगा, और साथ ही साथ अच्छा सेंट्रल सिस्टम मैच्योरेशन जब हो जाती है तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सही से काम करता है। अच्छा, प्री नेटल क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है। फिर पोस्ट नेटल क्या हो गया? प्रेगनेंसी के बाद का टाइम। तो प्री नेटल में न्यूरल फाउंडेशन बन जाती है, ब्रेन में वो पार्ट्स बन जाते हैं, उधर से न्यूरॉन्स चले जाते हैं मसल्स तक। ठीक है, फाउंडेशन बन गई है, लेकिन अभी वो पाथवेज नहीं बने, सब कुछ वो प्रेजेंट है उधर। सही है। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद उसकी 3 to 10 मंथ्स में न्यूरल मैच्योरेशन होती है, पाथवेज जो है ना उसके वो थोड़े माइलिनेशन होती है, ताकि मूवमेंट्स पर उसके बाद गेट शुरू किया जा सके। तो आगे जाते हैं। इधर एक और इन्होंने नात सुनाई हुई है। अच्छा, आगे जाते हैं। बायोमैकेनिकल फैक्टर्स आते हैं। बायोमैकेनिकल फैक्टर्स में आपकी बॉडी बॉडी में रेंज ऑफ मोशन हो गया। रेंज ऑफ मोशन बराबर होनी चाहिए गेट के लिए। स्ट्रेंथ बराबर होनी चाहिए, अगर चलना है तो उसके लिए स्ट्रेंथ भी आपको चाहिए होगी। बोन स्ट्रक्चर और कंपोजिशन बराबर होनी चाहिए। ऑप्टिमल बॉडी ग्रोथ अगर सही से हो तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है। जैसे इसके अलावा इन्होंने लिखा है, अगर बॉडी ग्रोथ सही से नहीं हो रही, ठीक है, मतलब ऑप्टिमल नहीं हो रही, मतलब या बहुत कमज़ोर है बच्चा या बहुत मोटा है, तो ये कंस्ट्रेंट है, एक किस्म से रुकावट बन रहा है, तो उसकी वजह से लोकोमोशन अर्ली पॉसिबल नहीं होगी। स्टेपिंग रिफ्लेक्स जो है ना, इसमें ही मसले आएंगे। तो ये चीज़ें मैटर करती है, बायोमैकेनिकल फैक्टर्स। तो आगे जाते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वॉकिंग, दो फैक्टर्स मैंने बताया आपको पढ़ेंगे, वो हमने देख लिए कौन कौन से फैक्टर्स। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ वॉकिंग, तो सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट्स किसे कहते हैं, मतलब कौन कौन सी अच्छा छोड़ो, मैच्योर वर्सेस इमैच्योर वॉक। तो बच्चे जब 3 साल तक पहुंच जाता है तो उसकी वॉक मैच्योर हो जाती है। इमैच्योर वॉक में जब बच्चा 2.5 साल का होता है या उससे छोटा होता है तो उसकी वॉक इमेच्योर होती है, वाइड बेस ऑफ सपोर्ट क्या चलता है और बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि 3 साल के बाद बच्चे की वॉक ठीक हो जाती है। तो मैच्योर गेट, ये जो मैच्योर लिखा हुआ है, ये किस बेसिस पे कहते हैं, इमेच्योर किस बेसिस पे कहते हैं? ये कहा जाता है 5 चीज़ों की बेसिस पे। सबसे पहली चीज़, सिंगल लिम्ब स्टांस। ठीक है, एक पाव जो है ना वो कितनी देर के लिए ज़मीन पे रहता है। ठीक है। देखिए, जब हम चलते हैं पहले एक पाँव ज़मीन पे रखते हैं, फिर दूसरा पाँव रखते हैं। तो जितनी देर के लिए हम पाँव रखते हैं, एक पाँव रखते हैं, वो कहलाता है सिंगल लिम्ब स्टांस। ये अगर ज़्यादा देर के लिए हमने पाँव रखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जब हमने एक पाँव ज़मीन पे चलते हुए रखते हैं तो हमारा दूसरा पाँव तो उस टाइम उठा हुआ होता है ना। आप चल के देख ले, जैसे ही आपका पाँव ज़मीन के साथ राइट पाँव टच हुआ तो आपका लेफ्ट पाँव उठ जाएगा, लेफ्ट पाँव टच हुआ तो राइट पाँव उठ जाएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जब आपका एक पाँव ज़मीन पे होता है तो दूसरा उठा हुआ होता है। ठीक है।
तो इसका क्या मतलब, वो अगर ज़्यादा देर के लिए मेरा पाँव ज़मीन पे है एक, तो इसका मतलब है दूसरा पाँव ज़्यादा देर के लिए उठा हुआ है। तो अगर बैलेंस अच्छा होगा तो इस बेसिस पे हम दूसरा पाँव ज़्यादा देर के लिए उठा सकेंगे। तो अगर सिंगल लिम्ब स्टांस ज़्यादा देर के लिए हम लोग करते, ड्यूरेशन उसकी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा है। छोटे बच्चों को देखें तो वो एक पाँव उन्होंने रखे, एकदम से दूसरा पाँव रखते, फिर तीसरा पाँव रखते, तो वो छोटे छोटे कदम लेते और जल्दी जल्दी पाँव उठा के चलते हैं, तो उनका जो स्टांस है वो शॉर्टर होता है। ठीक है, सिंगल लिम्ब स्टांस की जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट होती है। दूसरी चीज़ वेलोसिटी, तो पहले बता दिया ड्यूरेशन। ठीक है, वो अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। किधर गया? अच्छा, दूसरा जो वॉकिंग वेलोसिटी, छोटे बच्चों की वेलोसिटी कम होती है, हमारी वेलोसिटी ज़्यादा होती है बड़ों की। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ लिखी हुई है इसमें, ये जो 7 ईयर्स ये से ज़्यादा की, इस पर रट्टा मार ले, 144 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वॉकिंग वेलोसिटी वक्त के साथ ज़्यादा हो जाती है। सही है। केडेंस, तीसरी चीज़ मैच्योर गेट की कैसे पता चलता है? केडेंस के थ्रू। केडेंस किसे कहते हैं? 1 मिनट में कितने स्टेप्स कोई ले, ठीक है, उसको केडेंस कहते हैं। तो केडेंस लिखा हुआ है, केडेंस वक्त के साथ क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि हम लंबे कदम लेते हैं। ठीक है, तो हम जब लंबे कदम लेते हैं तो हम अगर स्लोली स्लोली भी लें तो हम जल्दी जगह पे पहुंच जाते हैं। अगर छोटे छोटे कदम ले तो अगर ज़्यादा स्टेप्स भी लें तो हम थोड़ा लेट पहुंचते हैं। तो बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स की अगर बात की जाए, लड़कों वर्सेस लड़कियां की, तो लड़कियों के स्टेप्स ज़्यादा लेती है लेकिन उसकी स्टेप की लेंथ कम होती है। ठीक है, अगर मैं जल्दी जल्दी स्टेप्स ले रहा हूँ लेकिन मेरे स्टेप्स की लेंथ कम है तो वेलोसिटी भी कम हो सकती है। लेकिन अगर मेरे स्टेप्स की लेंथ ज़्यादा है और मैं स्लो स्लो ले रहा हूँ तो मतलब केडेंस जो है मेल्स की कम होती है, फीमेल्स की ज़्यादा होती है, मतलब वो 1 मिनट में ज़्यादा स्टेप्स लेती है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एज के साथ लिखा हुआ है, एज के साथ ये देख ले, 176 स्टेप्स पर मिनट, फिर कम होता जाता है वक्त के साथ। ठीक है, क्योंकि स्टेप लेंथ ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। स्टेप लेंथ क्या होता है? आगे इन्होंने पिक्चर देखते हैं, पिक्चर है कि नहीं है। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ वन। ये देखिए, ये स्टेप लेंथ है। ये एक बंदे ने लेफ़्ट पाँव रखा, फिर राइट पाँव रखा, फिर लेफ़्ट पाँव रखा। तो एक स्टेप क्या होता है? लेफ़्ट पाँव के बाद राइट पाँव रख दिया। तो लेफ़्ट पाँव जब रखा तो राइट पाँव उसके बाद जब रखा, उसके दरमियान जो जगह फासला है एक के हील से दूसरे के हील तक, या एक के टो से दूसरे के टो तक, इसे स्टेप लेंथ कहलाता है। स्ट्राइड क्या होता है? एक पूरी साइकिल। ठीक है, लेफ़्ट पाँव रखा, फिर जब दूसरी बार लेफ़्ट पाँव रखते हैं उस टाइम तक जितना लेंथ कवर हुई है उसको स्ट्राइड लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो ये वक्त के साथ ये ज़्यादा होने शुरू हो जाता है। ठीक है ना, स्टेप ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो ये यार, रट्टा मारने की मेरे ख्याल से तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मार ले, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, जिसके लिए आसान है मार ले। अच्छा, तीसरी जो लास्ट चीज़ है, फिफ्थ चीज़ जिससे पता चलता है कि बच्चे का गेट मैच्योर हो गया कि नहीं, वो क्या है? पेल्विक स्पैन टू एंकल स्प्रेड। मतलब एक बंदे की पेल्विस कितना चौड़ा है और उसके जो पाँव जो उसने रखता है चलते हुए वो कितने दूर दूर रख रहा है। अगर पेल्विस से ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो वाइड बेस ऑफ सपोर्ट के साथ चल रहा है। मतलब पेल्विस की अगर जितनी चौड़ाई है, वेस्ट जितनी आपकी है, उससे ज़्यादा अगर आप बाहर पाँव रख के चल रहे हो तो इसका मतलब बैलेंस का प्रॉब्लम है। मैच्योर गेट में क्या होता है? स्टेप की जो वो होता है, एंकल स्प्रेड होता है, वो कम हो जाता है, पेल्विक स्पैन ज़्यादा होता है। तो इधर यही बात लिखा हुआ है। तो इन 5 चीज़ों के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि बंदे का मैच्योर गेट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो ये गाना सुन ले अरिजीत सिंह का। अच्छा, अब आगे जाते हैं। रिफाइनमेंट ऑफ गेट बाय एज, एज के साथ कैसे गेट अच्छा होने शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा पैदा होता है उससे लेके 9 मंथ्स तक बच्चा चल नहीं सकता। ठीक है, उस टाइम बच्चे की बॉडी में देखें तो फैट ज़्यादा होते हैं, मसल्स कम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हिप में फ्लेक्जन होती है। ये कंट्रैक्चर लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, सिर्फ फ्लेक्जन लिखना था, इधर इन्होंने कंट्रैक्चर साथ लिख दिया। तो हिप में
अगर देखें उस बच्चे की फ्लेक्शन ज़्यादा होती है, एक्सटर्नल रोटेशन। आप सोचें ना, एक बच्चा सोचे, 9 मंथ तक बच्चे ज़्यादातर लेटे हुए होते हैं ना, लेटे हुए बच्चे को सोचे तो कैसे उसकी टांगें होती है, थोड़ी सी फ्लेक्शन में होती है, बाहर की तरफ उसके नीज गए होते हैं, तो एक्सटर्नल रोटेशन होती है। एबडक्शन में होते हैं उनके पाँव, एंटी वर्जन में होते हैं, साथ ही साथ एंटी टॉर्जन में होते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ होते हैं। और एंटी वर्जन किसे कहते हैं, जो फीमर का हेड है वो आगे की तरफ होता है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों के नीज देखें, जीनू वैरम में होते हैं, बॉ लेग्स होती हैं इनकी, इनको अगर आप खड़ा करने की कोशिश करें तो देखें तो इसमें कर्व बना होता है, जीनू वैरम, ठीक है। ये फिर वक्त के साथ साथ कम होने शुरू होता है, ठीक है। तो 0 to 9 मंथ्स में जीनू वैरम में होते हैं। किधर चला गया, अच्छा। साथ ही साथ एंकल इनके इवर्टेड होते हैं। इवर्टेड क्यों होते हैं, कि जो मीडियल साइड का जो टेलोटिबियल जॉइंट होता है वो ऊंचा होता है, जिसकी वजह से पाँव बाहर की तरफ गए होते हैं साइड से। इवर्जन आप देख ले पिक्चर उसकी, तो इवर्टेड होते हैं, सही है, जो कि वक्त के साथ साथ नॉर्मल पे आने लगते हैं। मसल स्ट्रेंथ इनके कौन से मसल्स में ज़्यादा होती है, हिप एक्सटेंसर्स में, हिप फ्लेक्सर्स में, मतलब हिप के एक्सटेंसर और फ्लेक्सर दोनों में है, एबडक्टर्स में भी है, मतलब हिप में इनकी स्ट्रेंथ बहुत होती है। इसके अलावा अच्छा, कोऑर्डिनेशन ऑफ विजुअल प्रोप्रियोसेप्टिव वेस्टिबुलर सिस्टम, ये बस इनका बनने शुरू होता है। अच्छा, तो बर्थ टू एज 9 का हमने देख लिया क्या क्या चीज़ें होती है। अब वक्त के साथ साथ बॉडी ग्रोथ में फैट कम होगा, मसल ज़्यादा होगी, इसके अलावा जो है ये इसमें चेंजेस आएगी, इसके कम होता जाएगा, जीनोवेरम से वेलगस की तरफ जाएगा, ये इवर्जन ख़त्म होगी, मसल स्ट्रेंथ जो है और मसल्स में आएगी, ठीक है। तो 9 मंथ के बाद जो है ना बच्चा चलने की तरफ होता है। तो जीनोवेरम जो है ये जीनोवेरम है, ठीक है। बच्चे के पाँव इस तरह होते हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये तो बहुत एक्सेसिव हुआ हुआ है, नॉर्मल उसमें आ जाते हैं, ठीक है, जिस रही है इसका आया हुआ है, इस बच्चे का आया हुआ है, ठीक है। तो आगे जाते हैं। अब 9 मंथ से लेके 15 मंथ्स, आप खुद सोचे किसी बच्चे को, आप लोगों के अगर जानने वाला है या आप लोगों का अपना कोई बच्चा है, तो 9 मंथ से अगर 15 मंथ्स के दौरान है, तो उस टाइम उसकी टांगें छोटी होती है, ट्रंक बड़ी होती है, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। इस टाइम अभी भी जो है बॉडी फैट ज़्यादा है मसल मास के मुकाबले में, अभी भी वीकनेस बच्चों में होती है, लेकिन वो चल लेते हैं, मतलब मसल मास पिछली वाली से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, सही है। अब जो है क्या होता है, मसल्स में स्ट्रेंथ आनी शुरू होती है, एब्डोमिनल्स, हिप फ्लेक्सर्स में, नी एक्सटेंसर्स में, चलने के लिए जो जो मसल्स चाहिए वो सब जो है स्ट्रांग होने शुरू होते हैं। बेस ऑफ सपोर्ट अभी बहुत वाइड होती है, क्योंकि अभी अभी चलना शुरू किया, तो इन बच्चों में साइड टू साइड स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर इनको खड़ा करो तो ये साइड वाइज नहीं गिरेंगे, ये आगे पीछे की तरफ गिरेंगे, क्योंकि बेस ऑफ सपोर्ट साइड पे दोनों पाव है इसके, ठीक है। इनकी पैटर्न ऑफ वॉक कैसे होगी, ये तो आप लोगों को पता है कैसे होगी। जैसे एक बड़े बंदे को आप स्लिपरी तेल डाल दो फर्श पे और उसको कि चलो इसके ऊपर, तो जिस तरह वो चलेगी सर ये बच्चे भी चलते हैं। अच्छा, इनमें फ्रीक्वेंट फॉल्स होती है, हिप स्ट्रेंथ इनकी कम होती है, कंट्रोल कम होता है, ठीक है। अच्छा, इधर इन्होंने एक बड़े मजे की बात लिखी, इंट्रालिम्ब किकिंग प्रैक्टिस से मोर रिफाइंड वॉक होती है, ठीक है। जब वो पता नहीं, इसका मुझे खुद मतलब नहीं पता, सिग्निफिकेंट को कंट्रैक्शन अगेंस्ट अक्रॉस। अच्छा, इसमें एक और बात, जब वो खड़े होते हैं और अपने मसल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इनकी कोऑर्डिनेशन उस तरह नहीं होती, जिस तरह हम लोग चलते हैं तो हमारे क्वाड्राइसेप जब कंट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम हैमस्ट्रिंग थोड़ा रिलैक्स करते हैं, को कंट्रैक्शन थोड़ी सी कम होती है हमारे, इनकी एक साथ जो है ना एंटेगोनिस्ट मसल भी सही कंट्रैक्शन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब 18 से 24 मंथ्स के दौरान जो है क्या होता है, इस टाइम जो है अगर आप देखें बच्चा अब सही से चलना इसने शुरू होने वाला होता है, बैलेंस उसका जो है ना इतना गिरने के मसले नहीं होते, तो उस टाइम उनकी जो वो वायरस है वो कम होने शुरू हो जाती है और लिम्ब स्ट्रेट होने शुरू हो जाता है, और 24 मंथ्स के बाद वो वेलगस की तरफ थोड़ा बहुत जाने शुरू हो जाता है। तो 24 मंथ्स, 18 से लेकर 24 मंथ्स के दौरान वायरस एंगुलेशन कम होती है, हिप एबडक्शन नॉर्मल में आ जाता है, बेस ऑफ सपोर्ट कम होने शुरू हो जाता है क्योंकि बैलेंस उनका अच्छा होने शुरू हो जाता है, एंटीरियो पोस्टीरियर स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है, मूवमेंट उनकी इंक्रीज हो जाती है, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे चला जाता है, लेकिन अभी भी इतना नहीं किया, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जितना नीचे होगा उतना अच्छा होगा, क्यों, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कैरी डब्बा तो आप लोगों को सबको पता है, अगर वो नहीं पता, रक्षक तो आप लोगों को सबको पता है।
वो क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, उनका वजन ऊपर होता है, थोड़ा ऊंचे होते हैं ना टायर, उनके टायर से बॉडी उनकी बहुत ऊपर होती है, तो उनका सेंटर ऑफ मास ऊपर होता है। अगर फिर डब्बा देखे दूसरी तरफ, मैं आपको करोला बताता हूँ, करोला नीचे होती है, टायर और वो ज़मीन के साथ ज़्यादा लगी होती है, तो उसका सेंटर ऑफ मास नीचे होता है। तो अगर ड्रिफ्टिंग करे तो कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, कैरी डब्बा ज़्यादा स्टेबल होगा या करोला गाड़ी? ठीक है, तो जिसका सेंटर ऑफ मास नीचे होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ड्रिफ्टिंग अगर आप कैरी डब्बे पे करें तो एकदम से पलट जाएगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास बहुत ऊपर है। अगर उसका भी सेंटर ऑफ मास नीचे होता तो उसमें भी बड़ी अच्छी ड्रिफ्टिंग होती। अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास जैसे नीचे की तरफ जाता है उतनी एफिशिएंसी अच्छी होती है और बैलेंस भी अच्छा होता है। हील स्ट्राइक कब डेवलप होती है? 24 एज ऑफ मंथ और इसके बाद। इससे पहले जब बच्चे चलते हैं तो वो पहले टोज रखते हैं, ठीक है, टो वॉकिंग करते हैं। आप बच्चों को देखें जब वो चल रहे होते हैं तो वो टो की रखते, हील नहीं रखते। हम लोग हील वॉक करते हैं, ठीक है, वो नहीं करते। अच्छा, मोटर कंट्रोल अच्छा होता है, मसल स्ट्रेंथ अच्छी होनी शुरू हो जाती है, हेड और ट्रंक सही से वो ऑसिलेशन उसकी शुरू हो जाती है, हाथ आगे पीछे करने शुरू करते हैं जब चलते हैं। सिंगल लेग स्टांस स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं, मतलब इंप्रूवमेंट आ रही है। को कंट्रैक्शन अभी भी होती है लेकिन कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू 15 मंथ्स तक, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है 24 मंथ्स के बाद, अब डायरेक्ट इन 3 ईयर्स आ गया, 3 ईयर्स से लेके 3.5 ईयर्स तक। तो ये टू ईयर्स हो गया ना 24 मंथ्स, तो इन्होंने डायरेक्ट छलांग मारी है। अब 3 to 3.5 ईयर्स में अगर आप बच्चे को देखें तो उसकी वेलगस एंगुलेशन आ जाती है, ठीक है, में आ जाती है, और ये मैक्सिमम इस टाइम होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। जितनी इस टाइम आ गई बस उतनी होती है, उससे ज़्यादा वेलगस नहीं आती, ठीक है। तो ये एज ग्रुप जो है इसमें मैक्सिमम फिजियोलॉजिक वेलगस आती है, नॉर्मल वेलगस जो एलिमेंट आनी हो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास अभी भी ऊपर है, ठीक है। नॉर्मल हमारा सेंटर ऑफ मास किधर होता है एडल्ट्स का? सैक्रल सेकंड वर्टिब्रा पे, लेकिन इनमें जो है अभी भी उससे ऊपर है। आई थिंक लंबर वर्टिब्रास में लाई करते हैं इनका। अच्छा, हील एवर्जन जो हमने पढ़ा था स्टार्ट में 0 to 9 मंथ्स में, कि उस टाइम वो इंक्लाइनेशन होती है मीडियल, वो जो जॉइंट्स था, अब वो कम होनी शुरू होती है और हील जो है ये हील एवर्जन कम हो जाती है। हील एवर्जन क्या होता है इसमें, अगर पिक्चर को देखें, ये जो साइड से पाओ ये सिर्फ बाहर की तरफ निकला होता है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो हील वर्जन इसमें कम होनी शुरू हो जाती है और साथ ही साथ वो क्या कहते हैं, एक वो बनने शुरू हो जाता है, आर्क बनने शुरू हो जाता है। अच्छा, अभी भी थोड़ा सा इमेच्योर पैटर्न होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सपीरियंस वॉकर। अच्छा, अब 6 to 7 ईयर्स में जो है ना बस फुली मैच्योर वॉक हो जाती है, ठीक है। तो सही से बिल्कुल जिस तरह एडल्ट चलते हैं उस तरह 6 to 7 ईयर्स वाले बच्चे आराम से चल सकते हैं, और जिस तरह हम लोग होते हैं तो बस उनका भी इसी तरह ही होता है, लेकिन सिवाय सेंटर ऑफ मास के, सेंटर ऑफ मास उनका भी ऊपर होता है एज़ कम्पेयर टू अस, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि एज के साथ कौन कौन सी चेंजेस आ रही है, सही है। अब आते हैं गेट पे, टिपिकल गेट। अपनी अपने बारे में सोचे आप कैसे चलते हैं। सबसे पहले एक पाँव रखते हैं, उसके बाद दूसरा पाँव रखते हैं। पाँव रखना, जब आपने पाँव रखा, हम लोग बात करेंगे राइट पाँव की। आप जब चलते हैं आप राइट पाँव रखते हैं, फिर वो उठाते हैं, लेफ्ट पाँव रख देते उस टाइम, फिर वो उठाते तो उस टाइम राइट पाँव आपने रखा होता है। तो राइट पाँव का देखें तो पहले आपने रखा है, फिर वो उठाया है, फिर रखा है। तो जब रखा है तो उस वाले रखने वाले फेस को क्या कहते हैं? जब ज़मीन के साथ टच होता है आपका राइट पाँव, उसे कहते हैं स्टांस फेस। जब उठाया है उस फेस को क्या कहते हैं? स्विंग फेस। तो सिर्फ एक पाँव की अगर बात करें तो इसमें एक रखना और उठाना, ये एक गेट साइकिल कहलाता है, ठीक है। तो इसको सिंगल स्ट्राइड भी कहते हैं। जिस तरह आगे मैंने वो पिक्चर आप लोगों को ये दिखाई थी, एक पाँव का देखिए, एक पाँव इधर रखा, फिर इसके बाद जब ये उठा दिया, इस जगह पे उठाया हुआ है, इधर इतना भी फुटप्रिंट नहीं है, फिर जैसे ही रखा, तो इतने टाइम को स्ट्राइड कहते हैं, सही है। तो ये कितनी देर के लिए पाँव हम लोग रखते हैं ज़मीन पे? 60% गेट साइकिल की। लेट सपोज मैंने पाँव रखा और उठाया और वापस रखा, ये मैं लेट सपोज अगर 1 सेकंड में करता हूँ, तो मतलब मेरा स्टांस फेस कितने टाइम का होगा? राइट पाँव का। राइट पाँव मैंने कितनी देर के लिए रखा होगा? 60%। तो मतलब 1 सेकंड का कितना बनता है?
0.6 सेकेंड। अच्छा सेकंड्स को छोड़िए, आप लोग कम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंपली 60% गेट साइकिल जो होती है ना, उसमें आपने पाँव ज़मीन पे रखा होता है, सिर्फ एक पाँव के बारे में सोचे। अच्छा दोनों पाँव के बारे में नहीं सोचना। तो राइट पाँव आपने 60 सेकेंड के लिए रखा, और बकाया जो आपने उठाया थोड़ी टाइम के लिए, वो 40% होता है, ठीक है। 40% मतलब थोड़े टाइम के लिए आप उठाते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए आप रखते हैं ज़मीन पे, सही है। तो अब ये दो फेजेस होते हैं। अब इसके अंदर मज़ीद बात करें कि सबसे पहले स्टांस फेज होता है, ठीक है। तो ये इसको छोड़े, मैं आपको समझाता हूँ एक वीडियो से। अच्छा तो ये आप लोग देखें, इसने अभी ये राइट पाव इसका, इस बंदे का, ये मैं आपको इस ट्रेडमिल पे दिखा रहा हूँ, ये चल रहा है। तो ये गेट ही, मतलब नॉर्मल गेट ही परफॉर्म कर रहा है। तो इसने सबसे पहले राइट पाव रखा, तो सबसे पहले इसका हील टच होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, टच होता है इसका पाव। तो जैसे ही टच होता है, उस फेस को क्या कहते हैं, इनिशियल कांटेक्ट। स्टांस शुरू हो गया इधर से, जैसे ही ज़मीन के साथ टच हुआ, स्टांस फेस शुरू। तो हील टच को इनिशियल कांटेक्ट कहते हैं। और ये 2% ऑफ द गेट साइकिल, टोटल अगर 1 सेकेंड है तो उसमें तो 0.02 सेकेंड के लिए टच होता ही पाओ। और एकदम से क्या होता है, जैसे ही टच होता है, एकदम से बॉडी पे जोर पड़ता है, ठीक है ना। एकदम से आपने पाव रखा तो बॉडी का वजन इस पाव पे आएगा, तो उसकी वजह से नी पे थोड़ी सी फ्लेक्शन होती है 15 डिग्री। तो 15 डिग्री फ्लेक्शन होती है, और साथ ही इस पे ओह आगे चलेगी वीडियो, तो ये बात अच्छी नहीं है। अच्छा तो जैसे ही पाँव नीचे रखता है, तो इस पर थोड़ी सी क्या होगा, प्लांटर फ्लेक्शन आएगी, सही है। तो प्लांटर फ्लेक्शन आएगी, तो ये क्या होता है, ये है लोडिंग रिस्पॉन्स। तो जैसे ही टच हुआ पाँव, वो होगा इनिशियल कांटेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो है लोडिंग रिस्पॉन्स आएगा, एकदम से थोड़ी सी फ्लेक्शन होगी, शॉक एब्जॉर्बिंग होगी ना। जैसे ही वो होगी, आप खुद ही चल के देखें, आपका सबसे पहले हील लगेगा और एकदम से थोड़ी सी फ्लेक्शन होगी, उसके बाद आपका पाँव ज़मीन के साथ टच हो जाएगा पूरा। तो थर्ड स्टेप क्या होता है स्टांस फेज में, सबसे पहला था हील टच होना, उसके बाद लोडिंग रिस्पॉन्स। थर्ड क्या होता है, मिड स्टांस, जिसमें पूरा पाँव आपका ज़मीन के साथ लग जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पॉज करके बताऊंगा किस जगह पे मिड स्टांस, ये देखा, इसका पाँव ज़मीन के साथ बिल्कुल लग गया। ये देखिए, ये वाला पाँव देख, ओह फिर मड़ई आगे चली जाती है वीडियो। तो इसका पाँव देखिए बिल्कुल ज़मीन के साथ, इस वाले पाँव को देखिए ज़मीन के साथ लग गया है। तो इसको कहते हैं मिड स्टांस। इसमें नी पे थोड़ी सी रिफ्लेक्शन होती है, बिल्कुल ख़त्म होकर एक्सटेंशन में चली जाती है, मतलब नी बिल्कुल सीधा हो जाता है, सही है। इसके बाद क्या होगा, एकदम से थोड़ा सा आगे गए, मिड स्टांस ख़त्म होने लगा। ओ सॉरी, ये वाला पाव था अच्छा, इस पाव को देखिए, ये टच हुआ, ये मिड स्टांस में अभी, जैसे ही आगे गया, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, एकदम से देखिए टर्मिनल स्टांस आ गया। मिड स्टांस के पास क्या आया, टर्मिनल स्टांस। टर्मिनल स्टांस में देखिए, ये टो लगा हुआ है इसके साथ, ज़मीन के साथ, और अभी उठने वाला है। टर्मिनल स्टांस में टो आपका ज़मीन के साथ होता है, और उसके बाद टो ऑफ फेज आता है, जिसको कहते हैं प्री स्विंग फेज। प्री स्विंग में आपका जिस्म तैयार होता है पाँव को उठाने के लिए, सही है। तो टोटल 5 स्टेजेस है स्टांस फेज में पड़ेंगे। सबसे पहला इनिशियल कांटेक्ट, उसके बाद एकदम से लोडिंग रिस्पांस थोड़ा सी देर के लिए आया, वो क्या होता है, उसमें फ्लेक्शन होती है। तो जैसे ही आप चल रहे हैं, आप चल के देखें, साथ मेरी मैं जो वीडियो में वॉइस कर रहा हूँ उसके साथ चल के आप देखें। जैसे आपने राइट पाँव रखे, राइट पाँव जैसे ही रखा, हील टच हुआ, एकदम से थोड़ी सी फ्लेक्शन हुई, आगे जाए आगे जाए, एकदम से मिड स्टांस हुआ, उसके बाद आगे जाए, दूसरा पाँव अपने उठा देते इस टाइम, ठीक है। जैसे ही वो हो रहा होता है, दूसरा पाँव का उठ जाता है, वो जैसे ही आगे रखने लगते हैं, तो उस टाइम ये दूसरा जो राइट पाँव है, इसको देखे टर्मिनल स्टांस में आ गया है। टर्मिनल स्टांस के बाद प्री स्विंग होता है। प्री स्विंग में क्या होता है, एकदम से आपका मसल एक्टिवेट होता है आगे जाने के लिए, और जैसे ही पाँव उठता है, प्री स्विंग फेस खत्म हो जाता है और स्विंग फेस स्टार्ट हो जाता है। तो टर्मिनल स्टांस में सबसे पहले इनिशियल कांटेक्ट, लोडिंग रिस्पॉन्स, उसके बाद मिड स्टांस, फिर टर्मिनल स्टांस, और फिर प्री स्विंग, ठीक है। तो इस वीडियो में इस पाव को, इस ये वाले जो पाव है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये अभी जो है इसका पाव टच होने, ये टच होने लगे कि उठने लगे, क्या चीज़ है। अच्छा ये अभी टच हुआ है, और उसके बाद लोडिंग रिस्पॉन्स के बाद ये मिड स्टांस में आ गया, मिड स्टांस से आगे गया, आगे जा रहा है, टर्मिनल स्टांस में पहुंचा, ये वाला पाव ये देखिए जगह टर्मिनल स्टांस में पहुंची। इसके बाद
एकदम से ये उठने लगे, अब इसके मसल्स एकदम से एक्टिवेट हो गए इधर के, ताकि इस पाव को आगे लेकर जा सके, स्विंग में लेकर जा सके, तो इसको प्री स्विंग कहेंगे। प्री स्विंग एकदम से ये स्टार्ट हुआ प्री स्विंग, और बस स्विंग स्टार्ट हो गया, पाव जैसे ही उठ जाए तो स्विंग फेज स्टार्ट हो जाता है। स्विंग फेज में 3 फेजेस हैं, ठीक है। अब पाव हवा में है तो इस फेज को स्विंग फेज कहते हैं। तो इसको 3 में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला इनिशियल स्विंग, जिसमें पाव ये अभी इनिशियल स्विंग में है, ठीक है। पाव उठा हुआ है और आगे की तरफ जाने लगा है, तो ये आगे जैसे ही जाएगा, ये मिड स्विंग आया, ये पाव देखिए मिड स्विंग में है, और ये क्या है, टर्मिनल स्विंग, ठीक है। टर्मिनल स्विंग जैसे ही आता है तो एकदम से फिर से क्या स्टार्ट हो जाता है, इनिशियल कंटैक्ट, ठीक है। तो 3 फेजेस क्या पता है, इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग और टर्मिनल स्विंग। ये था गेट साइकिल, ठीक है। इसमें स्टांस फेज पढ़ा हमने और स्विंग फेज पढ़ा। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। तो 60% ऑफ गेट साइकिल स्टांस फेज होता है, जबकि 40% क्या होता है, स्विंग फेज। स्टांस फेज में इनिशियल कंटेक्ट होता है, उसकी ड्यूरेशन देख ले कितनी टाइम परसेंटेज के लिए होता है। लोडिंग रिस्पांस कितनी देर के लिए होता है, साइकिल का हिस्सा होता है। फिर 10% से लेके 30% ऑफ द साइकिल का हिस्सा मिड स्टांस होता है। टर्मिनल स्टांस 30% से लेके 50%, 50% से लेके 60% जो स्टांस ख़त्म होने वाला होता है, तो उस टाइम प्री स्विंग होता है। तो अच्छा, डबल सपोर्ट के बारे में ज़रा उसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। या बल्कि आप चल रहे हैं, तो जैसे ही आप चल रहे हैं, राइट पाँव आपने रखा, जैसे ही उठाने लगते हैं तो दूसरा पाँव भी आप रख देते हैं, है ना। राइट पाँव जैसे ही आप उठाने लगे हवा में, तो उस टाइम आपका दूसरा पाँव ज़मीन के टच होता है। तो एक थोड़ा सा टाइम आता है जिस टाइम आपके दोनों पाँव ज़मीन के साथ टच पे होते हैं, वो टाइम को डबल सपोर्ट टाइम कहते हैं। इस टाइम दोनों पाँव ज़मीन के टच में होते हैं थोड़ा सा टाइम के लिए। ये कब आता है, राइट पाँव का अगर देखें, राइट पाँव जैसे ही मैं प्री स्विंग में करने लगा हूँ, तो प्री स्विंग फेज में आपका दूसरा पाँव इनिशियल कंटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो पीरियड होता है ये होता है डबल सपोर्ट पीरियड। अच्छा, आगे जाते हैं। तो स्विंग फेज के 3 सब फेजेज हैं। इनिशियल स्विंग जो है वो 60% ऑफ द गेट साइकिल से शुरू होते हैं, 73%। फिर मिड स्विंग 73% से 87%, और टर्मिनल स्विंग 87 से 100%। अच्छा, एक और वीडियो, ये पिक्चर है, ये ऊपर वाली पिक्चर देखिए, नीचे वाला इन्होंने गलत बताया हुआ है। इसमें स्विंग ही गायब है, इसमें तो पाँव ज़मीन के लगाए हुए हैं, घसीट के चल रहे हैं चपड़ासियों की तरह। अच्छा, तो ये इनिशियल कंटेक्ट को ये कर देखे, ये स्टांस फेज है। ये वाला पाव जो है ना, ये वाला पाव, ये जो पाव है, इसी का बता रही स्टांस फेज में है। इनिशियल कंटेक्ट हुआ, ठीक है, इसी वक्त लोडिंग रिस्पांस आता है। फिर इसके बाद ये मिड स्टांस आया, नी थोड़ा सा फ्लेक्जन में है, ओ सॉरी, ये लोडिंग रिस्पांस में ही है। अच्छा, लोडिंग रिस्पांस आ रहा है, नी फ्लेक्जन में जा रहा है। मिड स्टांस में नी फ्लेक्जन से ख़त्म हो जाता है, और टर्मिनल स्टांस में बस बिल्कुल ये अभी प्री स्विंग स्टार्ट होने लगे और स्विंग स्टार्ट हो जाता है फिर। अच्छा, अब इसी पिक्चर में अगर दूसरे पाव पे देखें, दूसरे पाव में स्विंग फेस चल रहा है। ये देखिए, ये जो इनिशियल कंटेक्ट है इसमें देखिए दोनों पाव सपोर्ट पे है, इसे डबल सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा पाव देखें, तो दूसरा पाव इधर से उठ के आगे की तरफ जाने लगा है, ठीक है। दूसरा पाव, ये वाला साइड वाला पाव देखिए, लेफ्ट पाव, ये उठ जाता है, आगे की तरफ जाता है, आगे जाके टच होता है। तो सबसे पहले जैसे ही उठने लगा, ये प्री स्विंग है इस वाले पाव पे, ये उठ गया, ठीक है। इनिशियल स्विंग, ये है मिड स्विंग, और ये है टर्मिनल स्विंग। फिर इसके बाद ये वाला पाव, इस जिस तरह ये वाला पाव लग रहा है, ये वाला पाव उधर लग जाता है, और फिर इस पे ये वाली साइकिल होती है। तो ये गेट साइकिल इसीलिए कहता है इसे। तो मूवमेंट जो है, अच्छा, टिपिकल गेट पैटर्न्स को मेजर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैडेंस चेक कर सकते हैं कि कितने स्टेप्स 1 मिनट में ले रहा है। इसके अलावा स्टेप लेंथ और स्ट्राइड लेंथ देख सकते हैं कि उसकी कितनी स्ट्राइड है। तो इसकी बेसिस पे आप एक गेट को मेजर कर सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है, कितनी देर में इधर से उधर पहुंचेगा, सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा जो है कंसेंट्रिक वर्सेस एक्सेंट्रिक मसल कंट्रैक्शन। अच्छा, एक्सटर्नल लोड क्या होता है, जैसे आपका पाँव ज़मीन पे लगा तो आपकी बॉडी का वज़न उस पाँव पे आता है, लेकिन आपका पाँव नीचे ज़मीन के टच होता है, तो उससे तो नीचे जा नहीं सकता ना, ज़मीन से तो नीचे पाँव नहीं जा सकता ना। तो ज़मीन ने उसे रोक दिया उस पाँव को, तो वो क्या कर रहा है, ग्राउंड रिएक्शन दे रहा है। ग्राउंड ने उस पाँव को नीचे जाने से रोक दिया, तो ग्राउंड ने फोर्स प्रोवाइड किया। फोर्स कैसे प्रोवाइड किया, उसका पाँव नीचे जाने से रोक रहा है, तो इसको कहते हैं ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो जब बंदा चल रहा होता है उस टाइम एक्सटर्नल लोड उसकी बॉडी पे कौन कौन से आ सकते हैं, सबसे पहले ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। इसके अलावा इनर्शियल फोर्सेज, जैसे ही वो चल रहा है
तो जैसे ही ब्रेक लगाने लगता है तो वो इनर्शिया की वजह से आगे गिर सकता है। तो ये एक और एक्सटर्नल लोड है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है उस पर आ रही होती है। तो ये सारे एक्सटर्नल लोड्स हैं। जॉइंट मूवमेंट, अच्छा ये काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स जो है, काइनेमेटिक्स जो है एक फोर्स की वजह से जो मूवमेंट क्रिएट हो रही है। जैसे मैं आपको थप्पड़ लगाऊं तो आपका मुंह दूसरी साइड पे मुड़ जाएगा, वो जो मुड़ रहा है वो है काइनेमेटिक, और जो थप्पड़ लग रहा है वो फोर्स है, वो क्या काइनेटिक है। अच्छा एग्जांपल था ना। चलो आगे जाते हैं। तो स्टेप लेंथ एंड स्टेप केडेंस हो गया, सॉरी स्टेप लेंथ एंड केडेंस। अच्छा अब ये क्या है, सेजिटल प्लेन में देखते हैं कि कौन सी मूवमेंट हो रही है कौन से जॉइंट पे। सेजिटल प्लेन मतलब ये प्लेन, ये साइड से अगर देखें तो साइड से कौन सी मूवमेंट आपको नज़र आ रही है। तो ये बड़ा सिंपल है, आप लोगों के लिए सिंपल कैसे हो सकता है, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार आप लोग कंसेप्चुअली सोचे दिमाग को यूज़ करके कि हम जब चलते तो कैसे चलते, एक बार वो चलने वाला स्टेप्स आपको याद हो जाए तो खुद ब खुद आप पेपर में बैठे होके सोचेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले इनिशियल कंटेक्ट, इनिशियल कंटेक्ट में आपका पाँव डॉर्सी फ्लेक्शन में होता है थोड़ा, ठीक है, ठीक है, डॉर्सी फ्लेक्शन उठा हुआ होता है, ठीक है। जैसे ही ज़मीन के लगता है तो एकदम से लोडिंग रिस्पांस में इस पर प्लांटर फ्लेक्शन होती है, नीचे आ जाता है एंकल और टच हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे ही बंदा आगे की तरफ जाता है, आगे की तरफ, ये नॉर्मल है, अभी इस प्लांटर फ्लेक्शन इधर ख़त्म होगी, नॉर्मल पे आ गया पाँव, इधर एंकल नॉर्मल में है। फिर जैसे ही चलने लगता है आगे जाने लगता है तो ऑफ फेज में, तो ये बॉडी को आगे जाने के लिए प्लांटर फ्लेक्शन होती है पाँव पे, ठीक है। तो टर्मिनल स्टांस में प्लांटर फ्लेक्शन हो जाती है। फिर स्विंग शुरू हो जाता है, ठीक है। स्विंग इस पाव से देखें, ठीक है, ये टर्मिनल स्टांस इस पाव का, ये उड़ गया। जब उड़ जाता है तो एकदम से इस पाव पे डॉर्सी फ्लेक्शन हो जाती है। जैसे ही आप चल रहे हैं ना, अगर आपके इस पाव पे डॉर्सी फ्लेक्शन ना हो, जो पाव हवा में उड़ गए हैं, तो आपके ज़मीन के साथ आप घसीट के चलेंगे फिर पाव, ठीक है। तो डॉर्सी फ्लेक्शन एकदम से हो जाती है तो आपके ज़मीन के साथ पाव ना लगे। तो स्विंग फेज में डॉर्सी फ्लेक्शन होती है, इसमें तो इन्होंने इतना क्लियरली नहीं बनाया हुआ, तो इधर डॉर्सी फ्लेक्शन होती है। फिर जैसे इधर जाने लगता है तो प्लांटर फ्लेक्शन वापस आने शुरू हो जाती है, और इस जगह पे प्लांटर फ्लेक्शन शुरू हो जाती है। फिर से इधर जो है प्लांटर फ्लेक्शन और ज़्यादा हो जाती है, फिर से डॉर्सी फ्लेक्शन आती है। तो नी एंकल का हमने पढ़ लिया, ठीक है, हर फेज़ में। नी पे क्या होता है, इससे ज़्यादा जूम नहीं होता। अच्छा, नी जैसे ही टच होता है, इनिशियल कंटेक्ट आया है, तो लोडिंग रिस्पॉन्स की वजह से उसमें थोड़ी सी स्प्रिंग की तरह काम करता है, थोड़ा सा फ्लेक्स होता है फिर सीधा हो जाता है। तो लोडिंग रिस्पॉन्स में 15 डिग्री तक कंट्रैक्ट फ्लेक्स कर जाता है, मिड स्टांस में बिल्कुल वापस एक्सटेंड कर जाता है, टर्मिनल स्टांस में भी एक्सटेंड हुआ होता है, लेकिन बस प्री स्विंग में जब आ जाता है तो एकदम से ये वापस आगे जाने के लिए, ये देखिए, अब इस पाव को देखें, प्री स्विंग है इस पे, ठीक है, ये अभी ये उठने लगे, ठीक है। जैसे ही उठेगा तो नी फ्लेक्शन में चला गया, नी फ्लेक्शन में चला गया और ये आगे जाएगा तो इस मिड स्विंग में जो है ना, उस पाव पे मिड स्विंग फेज है, तो मिड स्विंग फेज में इस पे फुल फ्लेक्शन हुई हुई है, ठीक है। मतलब जितनी फ्लेक्सिबल गेट में मैक्सिमम होती है वो इस टाइम होती है इस जगह पे मिड स्विंग में। इसके बाद ये पाव आगे जैसे ही जाने लगता है तो फिर से एक्सटेंशन की तरफ नहीं जा रहा होता है, फिर से सीधा लगता है, तो इस तरह देखिए एक्सटेंशन में लोडिंग रिस्पांस की वजह से फिर से 15 डिग्री फ्लेक्शन होती है, फिर स्ट्रेट हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर टर्मिनल आता है जिसमें पाव एक्सटेंड होता है। फिर जब ये एक्सटेंड पाव है उठने लगता है तो फिर से थोड़ी सी फ्लेक्शन, फिर ज़्यादा फ्लेक्शन, फिर से स्ट्रेट होने लगता है और फिर से टच हो जाता है, फिर से 15 डिग्री। तो नी का पता चल गया। अब हिप पे आते हैं। हिप का ईजी है। हिप जब स्टार्ट में लगने लगता है पाव आगे आपका, तो उस टाइम फ्लेक्शन में होता है। फिर लोडिंग रिस्पॉन्स वक्त भी फ्लेक्शन में है, मिड स्टांस में बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है। जब टर्मिनल स्टांस आता है तो उस टाइम ये एक्सटेंशन में होता है। फिर उसके बाद इस वाले पाव को देखिए एक्सटेंशन में, अभी टर्मिनल स्टांस है इस वाले पाव का, ये जैसे ही आगे आने लगता है सीधा होता है। फिर उसके बाद ये मिड स्टांस में फ्लेक्शन में चला जाता है, और जो टर्मिनल स्विंग है, सॉरी मिड स्विंग में, सॉरी उस पाव पे मिड स्विंग है, इसमें फ्लेक्शन में चला जाता है, और टर्मिनल स्विंग में फिर से फ्लेक्शन में और ज़्यादा चला जाता है। तो ये जो है सैजिटल प्लेन में मूवमेंट्स होती है, मैंने आपको सारा समझा दी है। अब इसमें अगर देखें, इनिशियल कॉन्टैक्ट का इन्होंने बताया हुआ है, इसमें कौन सी मूवमेंट होती है, तो आप ऐसा करें, ये स्लाइड्स जो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये स्लाइड देखें, साथ मेरी जो ये वीडियो है, ये जो मैंने अभी इसमें बताया कौन कौन सी मूवमेंट हो रही है इनिशियल कॉन्टैक्ट में, इसको कंपेयर करें उसके साथ।
ठीक है, तो इस तरह आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एंकल डोर्सिफ्लेक्शन, जब आप इनिशियल कंटेक्ट सोचिए, राइट पाव अपने आपका आगे टच हुआ है, जैसे ही टच हुए उस टाइम डोर्सिफ्लेक्शन न्यूट्रल है, मतलब पाव न्यूट्रल हुआ है, ठीक है। फिर मैंने बताया था जैसे ही ये टच होता है तो इसके बाद लोडिंग रिस्पांस में प्लांटर फ्लेक्शन थोड़ी होती है, तो लोडिंग रिस्पांस में इधर अगर देखें एंकल प्लांटर फ्लेक्शन होगी थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद जो है वो पाव सीधा लग जाता है ज़मीन के साथ, और फिर उसके बाद उसमें प्लांटर फ्लेक्शन फिर से होती है जब वो पाव उठने लगता है। तो एंकल में पहले इनिशियल कंटेक्ट में डॉर्सी फ्लेक्शन न्यूट्रल है, सही है। नी में मैंने बताया इनिशियल कंटेक्ट में बिल्कुल फ्लेक्शन हो ना होने के बराबर है। लोडिंग रिस्पांस में मैंने कहा 15 डिग्री फ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है। ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस मैंने आपको बता दी है, ज़मीन जो ज़ोर ऊपर की तरफ देता है, तो आप जैसे ही आगे की तरफ पावर रखते हैं तो आपके पावर पे ज़ोर फील होता है बॉडी के वज़न का ना, तो वो ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस आपको फील होती है। मसल एक्टिविटीज़, जैसे आपने पावर टच की है तो उस टाइम आपके हिप के एक्सटेंसर्स काम करना शुरू करते हैं। क्यों? आपने आगे चलना है ना, तो आपका पाव आगे जैसे ही लगता है तो हिप एक्सटेंसर्स कंट्रैक्ट करने शुरू हो जाते हैं, ताकि आपका पाव आगे जा सके, पीछे जा सके, मतलब आगे जा सके आप, ठीक है। साथ ही साथ आपके नी फ्लेक्सर्स जो है वो भी कंट्रैक्ट करते हैं। वो इसलिए कंट्रैक्ट नहीं करते आपके नी पे फ्लेक्शन हो। हैमस्ट्रिंग मसल नी फ्लेक्सर है ना, वो टू जॉइंट मसल है। तो साथ ही साथ आपका ये जो क्वाड्रेटस मसल है नी एक्सटेंसर, ये जब कंट्रैक्ट होता है, साथ ही साथ अगर हैमस्ट्रिंग कंट्रैक्ट हो तो फिर तब मूवमेंट कहाँ पे होती है? तब मूवमेंट हिप जॉइंट पे होती है, ठीक है। हैमस्ट्रिंग दो जॉइंट मसल है, ठीक है। जब क्वाड्रेटस उसे मूवमेंट नहीं छोड़ता नी पे करने के लिए, तो उस टाइम हैमस्ट्रिंग की कंट्रैक्शन की वजह से हिप पे एक्सटेंशन होती है। तो हिप पे एक्सटेंशन के लिए एक तो हिप के एक्सटेंसर्स काम करते हैं और साथ ही साथ नी के फ्लेक्सर्स, ठीक है। अब लोडिंग रिस्पांस फेज का मैंने आपको बता दी है। इसमें जो है प्लांटर फ्लेक्शन थोड़ी सी होती है, साथ ही साथ नी इनिशियल फ्लेक्शन होती है 15 डिग्री, यही मैक्सिमम फ्लेक्शन एक किस्म से है स्टांस फेज में, ठीक है। इसके बाद ये एक्सटेंशन में रहता है नी स्टांस फेज में। हिप का आपको मैंने बता दिया था। अच्छा, तो आगे जाते हैं स्टांस फेज। आगे जैसे ही कंटिन्यू एडवांस कर रहा होता है तो हिप एक्सटेंशन शुरू हो जाती है। अच्छा, तो अब मिड स्टांस में क्या होता है? डोर्सिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रही होती है क्योंकि आगे जा रहा है पाव, तो डोर्सिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही टर्मिनल स्टांस पे पहुंचता है तो वो डोर्सिफ्लेक्शन कम होके प्लांटर फ्लेक्शन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। प्री स्विंग में देखिए प्लांटर फ्लेक्शन शुरू होगी, तो नी में जो है एक्सटेंशन शुरू हो जाती है, हिप पे भी एक्सटेंशन शुरू हो जाती है। टर्मिनल स्टांस में एंकल पे मैंने बताया कि डोर्सिफ्लेक्शन कम होनी शुरू हो जाती है वापस, और प्लांटर फ्लेक्शन पाव उठने लगता है, तो उसके लिए प्लांटर फ्लेक्शन होती है। साथ ही साथ नी जो है एक्सटेंशन से फ्लेक्शन की तरफ जाने लगता है, हिप जो है एक्सटेंशन से फ्लेक्शन की तरफ जाने लगता है और इसमें, ठीक है। अच्छा, तो प्री स्विंग और इनिशियल स्विंग में क्या होता है? इसमें एंकल डोर्सिफ्लेक्शन में जाने लगता है। फिर प्री स्विंग में एंकल प्लांटर फ्लेक्शन में है, जैसे ही पाव उठता है तो पाव एकदम से आपका बेंड हो जाता है प्लांटर डोर्सिफ्लेक्शन में, ठीक है। क्यों बेंड होता है? ताकि ज़मीन के साथ ना लगे। तो इनिशियल स्विंग में आपका पाव प्लांटर फ्लेक्शन से, अच्छा ये किधर गया, किधर गया, हाँ इसमें देखिए मिड स्विंग में प्लांटर फ्लेक्शन से किधर चला गया? डोर्सिफ्लेक्शन की तरफ चला गया, ठीक है। नी में इस टाइम फ्लेक्शन हो रही होती है, और अच्छा ये तो मिड स्विंग है ना, इस टाइम इनिशियल स्विंग में नी में फ्लेक्शन हो रही होती है, और जैसे ही पाव आगे जाने लगता है तो फिर से एक्सटेंशन होती है उस नी में, और हिप में उस टाइम फ्लेक्शन हो रही होती है। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग ज़रा सोचे, एक एक फेज़ को बार बार सोचे, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और टर्मिनल सिंक फिर से जो है ना इनिशियल कंटेक्ट की तरह उसमें शुरू हो जाता है। तो अब ये कोरोनल प्लेन, सेकंड लास्ट स्लाइड है, इसमें कोरोनल प्लेन में बताया हुआ है, आगे से अगर पाव को देखे, आगे से अगर बॉडी को देखे, साइड से अगर देखे तो आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो नज़र आती है, ठीक है। आगे से देखे तो आपको एबडक्शन और एडक्शन ही नज़र आएगी। एबडक्शन एडक्शन कौन से जॉइंट में होती है? हिप जॉइंट में होती है। इसके अलावा एंकल जॉइंट में क्या होता है? एंकल जॉइंट में इवर्जन इन्वर्जन होती है, जो कि आपको आगे से नज़र आ सकती है अगर किसी बंदे को सामने से आप देख रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो जैसे ही पाव आपका लगता है तो उस टाइम दोनों पाव जब डबल सपोर्ट में, तो उस टाइम आपका पेल्विस बिल्कुल सीधा होता है। जैसे ही पाव आप एक उठाते हैं तो उस टाइम उस टाइप का पेल्विस जो है ऊपर उठने की कोशिश करता है, ताकि आपका ज़मीन से पाव उठा रहे, ठीक है।
तो आप अगर सोचें, आप खड़े हो जाए और एक साइड का पेल्विस को उठाए, लेट्स सपोज राइट साइड के पाँव पे आप खड़े हो जाए और दूसरी साइड का पेल्विस उठाए, तो पेल्विस और राइट साइड का पाँव जो है इसके दरमियान एंगल देखिए इंक्रीज होने शुरू हो जाता है, एबडक्शन इधर ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इधर ये बात लिखी हुई है। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन, कैसे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, सेंटर ऑफ मास हमारा जो है ना वो नीचे होता है। ठीक है, दूसरा जो है पेल्विक रोटेशंस को हम लोग यूज़ करते हैं और साथ ही साथ नी और एंकल मूवमेंट सही से करते हैं, जिसकी वजह से जो है एनर्जी और भी अच्छे तरीके से कंजर्व होती है। मोमेंटम को हम सही तरीके से वो करते हैं, कंजर्व करते हैं, ताकि ऐसी मूवमेंट हम लोग करते हैं, ऐसी स्पीड के साथ करते हैं कि ना हम लोग ज़्यादा थके, ना इतना स्लो चले कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगे हमारे चलने में। हमारी ऐसी ऑप्टिमल स्पीड होती है कि जिसमें ना एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, ना हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है चलने में। अच्छा, गेट एनालिसिस एक सिस्टम है जिसमें आपके जॉइंट्स और बोन्स पे जो है सेंसर्स लगा देते हैं और उसके थ्रू देखते हैं कि आप कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड इसी के साथ ख़त्म होती है। स्लाइड बहुत लंबी हो गई है, लेकिन अगर आपको समझ आई ये स्लाइड्स, इस गेट की समझ आई, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में कह दे कि 100% समझ आ गई और गाने इसमें बहुत अच्छे लगे हुए थे।